ठीक है। तो आज हम देखते हैं अपना फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद देखेंगे हम आपका होमोलॉगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ही एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बहुत ड्रामा करता है, बहुत नाटक करता है। ठीक है, कि मैं आज ये खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रहूंगा या न्यूक्लियोफाइल के साथ रहूंगा। ठीक है, फिर किस पे अटैक मारूंगा, यानी कौन से रिएक्शन को लाइक और कौन से रिएक्शन को डिसलाइक करूंगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब डिसाइड करता है आपका फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप ये डिसाइड करेगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को कौन डिसाइड करेगा? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, यानी फंक्शनल ग्रुप वो पार्ट है जिसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल ड्रामा करता है। ठीक है, यानी अपन आज इसके साथ रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे, इसके साथ अटैक करेंगे या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रहेंगे या न्यूक्लियोफाइल के साथ रहेंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो लिखिए क्या? फंक्शनल ग्रुप। हाँ, आप बोल सकते हो इट इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम present in any organic compound। ठीक है, उसे हम बोलेंगे आपका फंक्शनल ग्रुप। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा? फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमने आपको फंक्शनल ग्रुप तो बता ही दिए हैं, जैसे एग्जांपल कुछ फंक्शनल ग्रुप के, एल्डिहाइड यानी आरसीएचओ को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। कीटोन का क्या होता है आपका? सीओ। एल्कोहल का क्या हो गया आपका? आरओएच। सीओएच किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे बहुत से फंक्शनल ग्रुप, तकरीबन हमने 15 फंक्शनल ग्रुप आपको कल बताए हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आपसे कोई बोले कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप यही बोलोगे कि फंक्शनल ग्रुप वो पार्ट होते हैं किसी मॉलिक्यूल के या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो पार्ट होता है जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है? ड्रामा करता है, नाटक करता है। ठीक है, कैसे ड्रामा? कि अब आज मैं इसके साथ रिएक्शन दूंगी या नहीं दूंगी, फिर आज अपन किसके साथ रहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल के साथ रहेंगे या न्यूक्लियोफाइल के साथ रहेंगे। ठीक है, अपना रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, तो ये सब कौन डिसाइड करेगा? आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो पार्ट होता है या वो मॉलिक्यूल का क्या हो सकता है, मतलब बोल सकते हो कि वो डिसाइडिंग पॉइंट होता है जो किसको डिसाइड करेगा? फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप वो एटम है या बोल सकते हो ग्रुप ऑफ एटम है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा रहता है, जो क्या डिसाइड करेगा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। तो याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं डिसाइड करता। आगे हम चल के बताएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो। हाँ, इट इज अ एटम। आगे चल के आपको हम बताएंगे, जब एक एक नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कुछ एटम भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और ग्रुप ऑफ एटम जैसे ये हुआ सीएचओ, सीओ ओएच, सीओएच, ये ग्रुप ऑफ एटम ही तो है। समझ में आया? प्रेजेंट इन अ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपसे कोई पूछे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप वो पार्ट होता है मॉलिक्यूल का जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ड्रामा करता है, नाटक करता है। ठीक है, कि आज अपन इसके साथ रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे, है? आज अपन किसके साथ रहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल के साथ रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियोफाइल के साथ रहेंगे।
ठीक है, तो ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये सब डिसाइड करता है फंक्शनल ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप वो एटम होते हैं या बोल सकते हो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, जो ये डिसाइड करेंगे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी क्या, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी को कौन डिसाइड करेगा, आपका फंक्शनल ग्रुप। तो बात आती है कि फिर फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन डिसाइड करता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है नंबर ऑफ कार्बन चेन, कि किसी में कितने कार्बन चेन है इसको कौन डिसाइड करेगा, यानी ये किसको डिसाइड करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब हम देखते हैं आपका होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, तो ये क्या है हमारा होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, नाम ही बता रहा है होमो यानी सेम, लॉगस फिर सीरीज यानी कोई एक कुछ कहीं ना कहीं सेम सीरीज का तो है। तो आप क्या बोल सकते हो, कैसे है, बोलो, सोचो, 15 सेकंड है कि क्या सेम होगा। देखो होमोलॉगस सीरीज क्या होगा, एक सीरीज होती है किसी भी कंपाउंड की, या किसी भी आप बोल सकते हो सीक्वेंस ऑफ अ कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि होमोलॉगस सीरीज इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ कंपाउंड, क्या, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ कंपाउंड, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा, सीक्वेंस होगा, सीरीज होगा। ठीक है, विथ द सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। मतलब एक सीक्वेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए CH3 CH2 COOH, एक ये हो गया। दूसरा लीजिए CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, होमोलॉगस है। अब कंडीशन क्या होती है होमोलॉगस की, कंडीशन फॉर होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहला तो मतलब दोनों ही क्या होना चाहिए, डिफर बाई CH2, यानी CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आपका ये हुआ 1 2 3, 3 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो यानी एक CH2 का डिफरेंस आया कि नहीं आया, तो ये एक दूसरे के क्या है, होमोलॉगस। मतलब और एग्जांपल ले लो CH3 CH2 OH, फिर दूसरा लीजिए CH3 CH2 CH2 OH, कितने कार्बन है, 1 2, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, होमोलॉगस सीरीज। अब देखो हम एक और एग्जांपल देते हैं CH3 COOH, फिर CH3 COOH, ये दोनों का क्या है, फंक्शनल ग्रुप तो दोनों के क्या है, सेम है। बट जो पहला कंडीशन होना चाहिए यानी CH2 फिर डिफर होना चाहिए, यानी दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का, तो वो CH2 का डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, आपके एक दूसरे के होमोलॉगस नहीं है। ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप उसने बोला कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी दो कंपाउंड अगर जो दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप है तो एक दूसरे के होमोलॉगस होंगे। बट कंडीशन क्या है कि दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, CH2 कार्बन का।
FeS2 कार्बन का, तो इसमें तो FeS2 कितने हैं, एक दो, इसमें कितने हैं, तीन आ गए, यानी एक FeS2 का डिफरेंस आ गया। इसमें भी देखो, इसमें तीन कार्बन, इसमें चार कार्बन, यानी एक FeS2 का डिफरेंस आ गया, तो एक दूसरे के होमोलॉगस हैं। बट ये वाला देखो FeS3 FeOH, एक दो, इसमें भी देखो 1 2, डिफरेंस नहीं आया, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो ये एक दूसरे के होमोलॉगस नहीं है। FeS2 मतलब कार्बन के कितने 12, हाइड्रोजन के 1 into 2 कितने हो गए 14। तो दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो कि डिफर बाई, बोथ कंपाउंड डिफर यानी बाई 14 मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 12, यानी आपका क्या हो गया, FeS2 का मॉलिक्यूलर वेट 14 ही होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इतनी बात तो समझ में है कि नहीं आई। चलो ये समझ में आ गया हो तो और अपन क्या करते हैं, और एग्जांपल इसमें लिखते हैं। चलो एक और देखते हैं। याद रखना क्या होना चाहिए, एक दूसरे के होमोलॉगस होने के लिए कंडीशन दो तो मेन है। पहला फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और दूसरा अगर जो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो दूसरा क्या होना चाहिए कि FeS2 का डिफरेंस होना चाहिए दोनों कंपाउंड में। ठीक है, चलो लो FeS3 FeS2OS, FeS3 FeS2 FeS2OH, FeS3 FeS2 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 तीन, दो दो चार, हाँ OH, FeS3 FeS2 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 दो दो चार, चार पांच, FeS2OH, ठीक है ना। ये सब क्या है, FeS3 मतलब क्या है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, चार बॉन्ड में, ठीक है। तो कार्बन आज क्या है, फुल एनर्जेटिक है, फुल मूड में है, तो कार्बन आज क्या बनाएगा, कार्बन बाबा चार बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। बाकी कोई इनसे कोई मतलब नहीं है, उनका कहना है कि केवल हम तो क्या बनाएंगे, चार बॉन्ड, तुम अपना देख लो, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो गया, वो डबल बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता, फिर भी कहता है कि अपन तो चार बॉन्ड बनाएंगे, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, है। इसी को बोलते हैं कार्बन की कैटनेशन प्रॉपर्टी। कैटनेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि, या कैटनेशन तो नहीं बोल सकते हो, कैटनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी में भी तो बॉन्ड 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 बनाता जाता है, ठीक है। चलो तो देखो ये एक है हमारे पास, फिर ये दोनों, इन दोनों को देखो, इसमें कितने कार्बन है, 1 2, इसमें 1 2 3, यानी इन दोनों के बीच में कितने कार्बन का डिफरेंस है, FeS2 का 1 2 3 4, कितने कार्बन, चार। तो अब इन दोनों में एक और डिफरेंस आ गया, फिर इसमें एक और डिफरेंस आ गया, मतलब देखा जाए तो एक एक बढ़ता जा रहा है। इसमें देखोगे तो इसमें कितने बढ़े, एक, इसके अकॉर्डिंग बढ़ोगे देखोगे तो इसमें कितने बढ़े, दो, इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो कितने बढ़े, तीन। मतलब एटलीस्ट FeS2 का ही तो डिफरेंस होना ही चाहिए। तो ये एक दूसरे के क्या है, आपके होमोलॉगस सीरीज, ठीक है ना। चलो और कुछ हम देखें क्या, FeS3O FeS3, ये हमारा ईथर, और फिर FeS3 FeS2OH, ये दूसरे के एक, ये है आपका एल्कोहल। अब बताओ ये एक दूसरे के होमोलॉगस है कि नहीं है, कितने कार्बन है, देख लो, काउंट कर लो, करना हो तो, कार्बन दो, C2, हाइड्रोजन कितने, फिक्स H फिक्स, ऑक्सीजन, इसमें भी देखो कितने हैं, कार्बन दो, C2 तीन, दो पांच और एक छह, हाइड्रोजन कितने हैं, फिक्स और ऑक्सीजन। तो बताओ एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। एक और एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड का मतलब होता है आपका RCOH, कीटोन का मतलब होता है आपका RCOR। तो ये हुआ हमारा ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन का, ये एक दूसरे के होमोलॉगस है कि नहीं है, आप ये बताओ।
देखा, तो ये एक दूसरे के क्या है, आपके होमोलॉगस है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा होमोलॉगस सीरीज होता है, तो इसको देखो, एल्कोहल और आपके ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, और पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने का मतलब क्या, कि यहाँ पे ईथर यानी ओ है, ROR, ये ईथर है, बट एल्कोहल यानी OH। और हमने बोला कि होमोलॉगस सीरीज, क्या होमोलॉगस सीरीज का मतलब यही होगा कि दो कंपाउंड यानी दोनों कंपाउंड का क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। अगर जो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो आप फिर दूसरी क्राइटेरिया की तरफ जाओगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कि अगर जो फंक्शनल ग्रुप दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है, सेम, तो फिर आपको ये देखना है कि वो मॉलिक्यूल में डिफरेंस CH2 का है कि नहीं है। CH2 यानी 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है कि नहीं है। तो उसी तरह देखिए आप, कि जैसे आपके ये हुआ ईथर और अल्कोहल, इसका तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। यहाँ पे O है, CH3ROR, और यहाँ पे OH है, तो ये एक दूसरे के नॉन होमोलॉगस है, यानी ये होमोलॉगस नहीं है। फिर एल्डिहाइड और कीटोन में देखो, एल्डिहाइड का क्या है, CHO, और कीटोन का होता है आपका CO, तो ये भी एक दूसरे के होमोलॉगस नहीं है। तो ये हुआ हमारा होमोलॉगस के बारे में। ठीक है, चलो इसको छपो, फिर अपन देखते हैं क्या होमोलॉगस हो गया। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हो गया, चलो ठीक है, तो हम देखते हैं आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग हम कितने तरीकों से करते हैं। क्या नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉमेनक्लेट करने के लिए 3 सिस्टम होता है। एक होता है कॉमन नेम, क्या कॉमन नेम, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड नेम, क्या डिराइव्ड। तीसरा हमारा होता है IUPAC सिस्टम, ठीक है, जो हम अपन क्या पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। तो हम पहले देखते हैं किसके बारे में, कॉमन नेम। कॉमन नेम, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग हम 3 तरीकों से करते हैं। पहला होता है आपका कॉमन नेम, दूसरा होता है आपका डिराइव्ड, और तीसरा होता है आपका IUPAC। ये उसी तरह होता है जैसे कोई एक बच्चा हो गया, ठीक है, या एक लड़का है, तो उसके नाम जो होते हैं अलग अलग होते हैं। घर में कुछ अलग नाम रहेगा, स्कूल में अलग नाम रहेगा, और दोस्तों के बीच में उसके अलग नाम रहते हैं। तो ये 3 तरह के नाम उसके भी हैं, और 3 तरह के नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो अपना कार्बन रहता है, तो कार्बन तो फुल एनर्जी में रहेगा ही रहेगा। वो बोलेगा कि आज अपन क्या करेंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो बनाएंगे। वो डिपेंड करे, नहीं करता डिपेंड कि आप डबल बॉन्ड बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, पर उसका मकसद क्या, हम 4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसी की प्रॉपर्टी। अब होता है आपका पहला कॉमन नेम सिस्टम, हम देखते हैं।
कॉमन नेम सिस्टम में हम देखेंगे आपका कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, पहला हम देखेंगे सोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी वो कहां से मिला है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ बताते हैं जरा, ठीक है। चलो देखो क्या था कि बरसात का मौसम था, ठीक है, उतने टाइम पे क्या हुआ कि कुछ चींटियां आई, क्या, कुछ चींटियां आई, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक बच्चे को क्या कर दिया, कट कर दिया, कट लगा दिया, ठीक है, तो बोले फो, मतलब उन्होंने एक नया नाम दे दिया, उसका नाम क्या था, फॉर्मिक एसिड, यानी जो चींटी में जब चींटी काटती है तो चींटी यानी चींटी के अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। दूसरा, जब आप लोग कहां पे जाते हो, मंचूरियन वाले के पास, नूडल वाले के पास, तो उसने वो देखो वो क्या करता है, एक सोल्यूशन रहता है, व्हाइट कलर का सोल्यूशन रहता है, पानी जैसा भरा रहता है, उसको हम बोलते हैं विनेगर। विनेगर में क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड, ठीक है, समझ में आया, तो विनेगर में क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड। तीसरा हम देखते हैं आपका, एक फॉर्मिक हो गया, दूसरा एसिटिक एसिड हो गया, तीसरा हम देखते हैं आपके क्या होता है, हाँ कहाँ गया, तीसरा ये देखो ये क्या है, ये ऐसा है, नींबू है, वो अलग बात है, नींबू जैसे नहीं लगता, लेमन, क्या, लेमन, लेमन हो या कोई अलग सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट का मतलब क्या हो गया बोलिए, जैसे कि संतरा यानी खट्टे वाले, तो उनमें होता है सिट्रिक एसिड, क्या, सिट्रिक एसिड, ये तीन होते हैं। फिर एक आता है कि हाँ, एक लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी, उसमें क्या रहता है कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब अंगूर खट्टे हैं यानी ग्रेप्स, तो ग्रेप्स में क्या होता है, ग्रेप में एक होता है एसिड जिसका नाम है टार्टेरिक एसिड, क्या, टार्टेरिक एसिड। तो ये कुछ थे हमारे कॉमन नेम सिस्टम, यानी कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, समझ में आया। तो आपसे कोई पूछे कि फॉर्मिक एसिड कहाँ पे मिलता है, तो आप बोलोगे चींटियों के अंदर। फिर आपसे कोई पूछे कि एसिटिक एसिड कहाँ पे मिलेगा, तो आप बोलोगे जो विनेगर होता है वहां पे होता है। तीसरा आपसे बोला जाए कि जो हमारे पास क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट हो गए, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उनमें कौन से जूस होता है या वो कौन सा एसिड होता है, तो आप बोलोगे उसमें होता है सिट्रिक एसिड। फिर आपसे कोई पूछे कि जो अंगूर है, तो अंगूर में कौन सा एसिड होता है, तो आप बोलोगे उसमें होता है टार्टेरिक एसिड। तो ये नॉर्मली फंडा हुए, यानी जो सोर्स के अकॉर्डिंग, यानी जो जहां से मिलता है, ठीक है ना। जैसे और बहुत सी चीज हो गया, मिथेन, मिथेन को कहां से देखा गया था, मार्सी एरिया, मार्सी एरिया नॉर्मली देखा जाए तो गोबर गैस बोला जाता है इसको, ठीक है, यानी जो गोबर वगैरह होते हैं वहां पे क्या होता है, मीथेन। चलिए ये सब सिस्टम हमारा चला। अब हम देखते हैं इसके बाद आपका कि कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ चैन या सीरीज। ठीक है, तो अभी हम कहां पे चल रहे हैं, कॉमन नेम। इंक दे दो, इंक इंक। अरे वो है उसमें, ठीक है, तो हम देखेंगे आपका क्या, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में अपन ये देखेंगे कि सोर्स के अकॉर्डिंग तो हमने देख ली, अब किसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन।
फिर उसी के अंदर आपने पढ़ा होगा क्या, एन हेक्सेन, एन ब्यूटेन, यानी एन प्रीफिक्स कुछ लगता है ना। फिर उसके बाद क्या था, आइफो, फिर उसके बाद नियो, ठीक है। अनब्रांचिंग को क्या बोलते हैं, एन यानी नॉर्मल, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हुई। चलो, हाँ, तो हम देखते हैं क्या, कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज। कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज, ठीक है, सीरीज के अंदर, ठीक है। ओटीपी है, ओटीपी मतलब ऑन दी बेसिस, ओटीपी नहीं है, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं किसके बारे में, एल्केन। एल्केन यानी इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। यानी ये फुल एनर्जेटिक मोड में रहता है, मतलब हम क्या बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ज्यादा हुआ तो किसी को तोड़ो, उखाड़ो, कुछ करो, पर हमें क्या था, कितना बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड। चलो, एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, CH2N+2, ठीक है। चलो, फिर होता है अपना, अब इसमें हम देखते हैं कि एल्केन का, देखो एल्केन दो चीजों से मिलके बना है, एल्केन यानी एल्क प्लस एन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। चलिए, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कार्बन को बोलोगे मिथ, 2 कार्बन को बोलोगे इथ, 3 कार्बन को बोलोगे प्रॉप, 4 कार्बन को बोलोगे ब्यूट, 5 कार्बन को बोलोगे पेंट, 6 कार्बन को बोलोगे हेक्ज, 7 कार्बन को बोलोगे हेप्ट, 8 कार्बन को बोलोगे ऑक्ट, 9 कार्बन को बोलोगे नन, क्या, नन, 10 को बोलोगे डेक। अरे ठीक, अरे कहो, इसे क्या बोलोगे, डेक। ये हुआ। 11 को बोलोगे अनडेक, कुछ नहीं, 11 यानी अन लगा दिया, डेक वही है, यानी अनडेक। फिर 12 यानी कोई 12 कार्बन वाला है, उसमें भी कुछ नहीं लगा, डोडेक, ठीक है। तो ये फिर क्या हुआ, अल्क का मतलब, अल्क यानी नंबर ऑफ कार्बन का मतलब, एन मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यानी सिंगल बॉन्डेड है, यानी उसकी क्या है, आपका बोल सकते हो कि जैसे एल्केन, पहला कार्बन तो मिथ एन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। चलिए, ये हुआ नॉर्मल एल्केन वगैरह के बारे में। अब इसमें कुछ हमारे क्या जुड़ेंगे, प्रीफिक्स, पर उससे भी पहले अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक आता है आपका, लिखो नोट, या लिख सकते हो कुछ प्रीफिक्स जो जोड़े जाते हैं हम आपके, प्रीफिक्स मतलब जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड के आगे, यानी अब बुक में दिखा होगा एन हेक्सेन, एन ऑक्टेन। इफ एन का मतलब क्या होता है, तो एन का मतलब होता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अनब्रांचिंग, यानी उसकी कोई भी ब्रांचिंग
नहीं की गई है, ठीक है, यानी वो अभी नया नया आया है मार्केट में, उसकी कोई भी शाखाएं नहीं खुली है, ठीक है। देखो CH3 CH2 CH2 CH3 कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो इसे बोलोगे ब्यूटेन। पर ये इसमें कोई ब्रांचिंग है क्या, नहीं, तो इसे बोलोगे एन ब्यूटेन। फिर CH3 CH2 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 CH3 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है। बट उसमें क्या कोई ब्रांचिंग है क्या, कुछ इन्होंने क्या है, कोई ब्रांचिंग है नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसे को क्या बोलोगे, एन। कितने हेक्सेन, तो इसे बोलोगे एन हेक्सेन, ठीक है। ये हुआ। हेप्टेन में क्या आ जाएगा आपका, एन हेप्टेन, यानी उसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, 7 कार्बन, 8 कार्बन यानी एन ऑक्टेन। तो ये नॉर्मल हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फिर एन के बाद आएगा आपका एक नया टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं आइसो। आपने बहुत देखा होगा कि आइसो टर्म आता है, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन। इस आइसो का मतलब क्या है, तो पहला आपने प्रीफिक्स देखा आइसो, सॉरी एन यानी नॉर्मल, अब दूसरा देखना है आपको आइसो, ठीक है। आइसो का मतलब आपका ये होता है कि एटलीस्ट एल्फेब, नॉर्मली तुम बोल लो, ये कहीं पे आपको इतना दिखे तो ये होता ही होता है। बट केमिस्ट्री का जन्म ही किसके साथ हुआ है, अपवाद के साथ, यानी एक्सेप्शन। तो केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगा ही होगा। तो कुछ ऐसे आएंगे जो आप बोल सकते हो कॉमन नेम के क्या थे, ड्रॉबैक। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं, आइसो का मतलब ये आपके होना चाहिए एल्फेब में 3 कार्बन एटलीस्ट होना ही चाहिए यहाँ पे, CH3 CH2 CH3 और CH3। इसको किया है कितने कार्बन, 1 2 3 4, आप इसको देखो एक ब्रांचिंग है, आप ऐसे देख सकते हो। तो ये क्या है, 4 कार्बन है, मतलब 4 कार्बन ब्यूटेन। बट ये कौन से शेप में है, ऐसे शेप में है कि नहीं है, तो इसे क्या बोलोगे, आइसोब्यूटेन। क्या, आइसोब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं आया। फिर आपसे कोई पूछे कि आइसोप्रोपेन, लो भाई CH3 CH2 CH3, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपका मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, क्या, ये होना ही चाहिए। आइसोब्यूटेन हो गया, यानी आपको एक एल शेप कहीं पे दिख जाए तो आप समझ लेना उसका मतलब क्या है हमारा, आइसो, ठीक है। आइसोब्यूटेन, फिर आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, कुछ भी आए तो समझ लेना, ठीक है। पर याद रखना कि ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक कौन से आगे चल के हम आपको बताएंगे, ठीक है। आइसोपेंटेन का कैसे स्ट्रक्चर होगा बताना जरा। आइसोपेंटेन देखो, नॉर कहा गया, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, हाँ 5। तो ये क्या है आपका, ऐसे अगर जो बना दिया 1 2 3 4 5, तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो इसे बोलोगे आप आइसोपेंटेन, ठीक है। अब कार्बन को, अब आपको ये न लगे कि इसमें हमने अगर जो H नहीं लगाया तो H नहीं होगा, H होता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है। याद रखना कार्बन का एक ही उद्देश्य है कि कार्बन फुल एनर्जेटिक मोड में रहता है, मतलब उसको क्या बनाने हैं, 4 कार्बन। वो 4 कार्बन कैसे भी बनाएगा, बॉन्ड तोड़ेगा बिगाड़ेगा कुछ भी, मतलब उसको 4 बॉन्ड चाहिए ही चाहिए। तो हुआ एन यानी अनब्रांचिंग, फिर उसके बाद हो गया आइसो, फिर एक और बचता है जिसे हम प्यार से बोलेंगे नियो। थर्ड है हमारा नियो। नियो के लिए मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए, मिनिमम कार्बन 5। चलो CH3
फी लो FeS3 FeS3 FeS अरे ठीक है 1 2 3 4 5 5 कार्बन है कितनी है देखो हमने बोला नियो के लिए मिनिमम कार्बन कितने 5 1 2 3 4 5 तो मिनिमम कार्बन 5 तो होने ही चाहिए तो फिर हम बोलेंगे नियो ठीक है इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आगे चल के यहाँ पे जगह नहीं है तो आपसे कोई पूछे कि एल्केन का कॉमन नेम हम कैसे करते हैं एल्केन यानी एल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन जैसे 1 है तो मिथ 2 है तो इथ 3 है तो प्रॉप 4 है तो ब्यूट 5 है तो पेंट 6 है तो हेक्स 7 है तो हेप्ट 8 है तो ऑक्ट 9 है तो नॉन 10 है तो डेक 11 है तो अनडेक 12 है तो डोडेक ठीक है और लास्ट में आपको एन लगाना है जैसे मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन पेंटेन सब ये जो जो आए तो ठीक है ना फिर आपका जो कॉमन नेम होता है एल्केन में हम 3 प्रीफिक्स का यूज करते हैं एन आइसो और नियो एन का मतलब होता है नॉर्मल यानी अनब्रांचिंग की गई हो जैसे ये हुआ एन ब्यूटेन एन हेक्सेन ठीक है यानी कोई भी ब्रांचिंग न की गई हो फिर उसके बाद होता है आपका आइसो आइसो में एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए जो आइसो फो करे यानी आपको कुछ ऐसे फेब में दिख जाए तो फिर आप बोलोगे आइसो जैसे ये आपका आइसो ब्यूटेन तीसरा प्रीफिक्स है नियो यानी नियो के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए 5 1 2 3 4 5 यानी आपको इतना कार्बन 5 कार्बन दिख जाए तो आप समझ लेना वो क्या है आपका नियो ठीक है जैसे नियो हेक्सेन नियो पेंटेन जो भी हो तो आगे चल के हम देखते हैं इनका ठीक है चलो फिर उसके बाद हम देखते हैं आपका नियो के बारे में चलो नियो में अब हम देखेंगे आपकी कि नियो क्या होता है जैसे 5 कार्बन FeS3 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 FeS2 FeS3 ये क्या है देखो गौर से इतना तो आपको क्या बना रहा है ये 1 2 3 4 5 5 और ये 6 तो इसे बोलोगे आप नियो हेक्सेन फिर FeS3 फी FeS3 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 कितने कार्बन थे 1 2 3 4 5 तो ये हुए आपके 5 तो ये आपका नियो पेंटेन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा नियो समझ में आया आइसो समझ में आया और क्या समझ में आया हमें बोलो एन इसमें देखो FeS3 FeS FeS3 फिर FeS2 FeS3 इसको देखो कितने हैं इसमें 1 2 3 इसमें देखो कितने कार्बन है कितने कार्बन थे कालिया 5 तो जब 5 है तो 5 को लिखोगे क्या पेंटेन ठीक है बट ये क्या लग रहा है ये कहीं ना कहीं हमें क्या लग रहा है आइसो तो यहाँ पे लिखोगे आइसो पेंटेन समझ में आया कि नहीं चलो अब इतनी चीजें हमें समझ में आ गई तो ये था नॉर्मल या बोल सकते हो कि कॉमन नेम ऑफ एल्केन पर कुछ ना कुछ तो मजबूरियां या कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं तभी एक नया सिस्टम आता है तो इसके क्या ड्रॉबैक थे वो कौन सी कमियां थी जो ये भरपूर या बोल सकते हो पूरा नहीं कर पाया चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं
अभी आपने देखा पुराने एपिसोड में कि आइसो क्या होता है और नियो क्या होता है। चलो एक हम दोनों का कॉम्बो पैक दिखाते हैं, ठीक है ना। चलता रहता है ना कि कॉम्बो पैक लीजिए और सस्ता पाइए, फ्री है, कुछ डिस्काउंट लीजिए। पर इधर क्या रहता है, आपका कॉमन पैक नहीं रहता। ठीक है, चलो देखते हैं। फी एच थ्री, फी 1 2 3 4 5। चलो ये हुआ, हमारे पास कितने हो गए, 5। फी एच थ्री, फी एच थ्री एक ले लो, इधर है फी एच थ्री, फी एच थ्री, फी एच टू। चलो 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारे पास ये, ठीक है। अब इस पेयर को क्या नाम दे, इस पेयर को क्या नाम दे, मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या नाम दे। इधर से देखोगे तो ये नियो कहलाता है, इधर से देखोगे तो ये क्या कहलाता है, आपका आइसो, ठीक है ना। तो अब ये तो धर्म संकट हो गया। धर्म संकट मतलब ये नियो भी है और ये आइसो भी है, नहीं समझे। चलो एक बार इसको फिर से अच्छे से अपन क्रिएट करते हैं। देखो इधर 1 2 3 4 5, फी एच थ्री, फी एच थ्री, इधर ले लो फी एच थ्री, इधर ले लो फी एच थ्री, ये हुआ फी एच, ये हुआ फी एच टू। 2 2 4 5। समझ में आया। अब इसको देखो गौर से। ये देख रहे हो, इस पेयर को क्या नाम दे, इस पेयर को क्या नाम दे, मतलब इधर से देखोगे तो क्या है आपका नियो, इधर से देखोगे तो आइसो, ठीक है ना। यानी एक ही आदमी के दो नाम, कैसे। पर दो नाम तो ठीक है, पर कौन सा नाम सही होगा। आप इसे क्या बोलोगे, नियो बोलोगे या इसे क्या बोलोगे, आइसो। कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलो 8 है, 8 मतलब आप समझ लो ये क्या है आपका ऑक्टेन। बट ये नियो है, ये आइसो, ये क्या है नियो या आइसो। तो ये है आपका आइसो, क्या ये है आइसो ऑक्टेन। यही तो ड्रॉबैक था इसका, क्या कॉमन नेम का ये था ड्रॉबैक। ये जो नियो था और आइसो था, तो इन्होंने बोला एक काम करो, आज फिर तुम क्या हो, आइसो, नियो नहीं हो, ठीक है ना। चलो दूसरा एक सिस्टम और आ गया, सी एच थ्री 3 4 5, 1 2 3 4 5। लो अब यहां फिर इन्होंने सी एच थ्री दे दिया, सी एच थ्री, सी एच टू, और कहा गए सी एच, सी एच टू। अब बोले काम करो, इसका नाम बता डालो, कॉमन नेम दिए हो ना तुम, तो इस कॉमन नेम के अकॉर्डिंग ना तो ये एन है, ना तो ये आइसो है, ना नियो है, तो ये भी फेल हो गया। तो ये दो कॉमन नेम थे, जिनको मतलब ये जो कॉमन नेम इन दोनों का कंपाउंड का नहीं बता पाया। फिर तीसरा आता है कि रुको हम भी हैं अभी मार्केट में। 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 5 6 7। लो बोलो अब बताओ तुम हमारा, कि हमारा क्या प्रोग्राम है। अच्छा, बहुत लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई बात नहीं, 8, 8 मतलब ऑक्टेन।
लो तथास्तु। फिर बोला रे ये तो कहीं ना कहीं आइसो है, तो इसे बोल दिया आइसो ऑक्टेन। फिर आइसो ऑक्टेन बोलता अच्छा ये कोई मूवी चल रही है क्या, है मतलब हमारा भी नाम आइसोक्टेन, इसका भी नाम आइसोक्टेन, यानी दो कंपाउंड है, दोनों डिफरेंट है, और दोनों डिफरेंट है तो उसमें एक का आइसो बोल दिया और दूसरे को आइसो बोल दिया। आप गौर करो कि आपने आइसो तो इसको बोला, तो ये भी तो आइसो ही था, तो इसका नाम डिसाइड नहीं हो पाया क्योंकि ये क्या था हमारा आइसो। तो ये कुछ ना कुछ मजबूरियां या कुछ ना कुछ कमियां थी जो कॉमन नेम नहीं बता पाया। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि कॉमन नेम का ड्रॉबैक क्या था तो आप बताओगे कि हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, है? फेंक मारा किसी ने और बोला एक काम करो इसका नाम बता दो, तो इसका नाम तो बताए तो अच्छा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, एक काम करो 8 लिख दो, तो ऑक्टेन। फिर देखा गौर से अरे इधर नियो इधर आइफो, तो बोले एक काम करो नियो हमें नहीं पसंद है, इसका नाम क्या रखो आईफो रखो, ठीक है ना। आजकल जैसे पॉलिटिक्स में चलता है, एक काम करो है 2 दिन आए नहीं होते पॉलिटिक्स में, हम जब आएंगे तो क्या करेंगे इस शहर का नाम बदल देंगे। उसी तरह क्या हुआ कि नियो की जगह इन्होंने बोला कि काम करो आईफो रख दो। बोले ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई मार्केट में। अब मार्केट में जब एक नई प्रजाति का लॉन्चिंग हुई, इसको देखो गौर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 था, तो ये ऑक्टेन। अच्छा ये आइसो दिख रहा है तो इसको भी क्या कर दो आइसो कर दो। फिर बोले कि यहाँ पे ये मूवी थोड़ी चल रही है कि राम और श्याम वाला चलेगा कॉन्सेप्ट, यहाँ बोला इन्होंने कि ये भी आइफोक्टेन ये भी आइफोक्टेन, जबकि इसके पास दोनों चीज है, आइफो तो आपने ऑलरेडी बोल दिया। तो बोले कि एक बार तो हमने एक जुबान दे दी अपनी, अब जुबान दे दी तो फिरेंगे नहीं, एक काम करो इसका तो आइफोक्टेन हो गया पर इसका नाम हम नहीं बता पाएंगे। तो ये कुछ ना कुछ कमियां थी। फिर ये भी एक कमियां थी कि ये देखो इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग जो हमने अपना नोमेनक्लेचर किया कॉमन नेम के एल्केन का, क्या जो हमने कॉमन नेम किया एल्केन का उसमें बोला 3 प्रीफिक्स है, आइसो नियो या नॉर्मल, उसके अकॉर्डिंग तो ये तीनों नहीं था ये वाला, ना तो ये नॉर्मल है यानी अनब्रांचिंग भी नहीं है, ना ये आइसो लग रहा है, ना ये नियो है, तो इसके भी नाम हम नहीं दे पाए। ठीक है ना, बोले कि अगली बार जब हम क्या करेंगे विधायक बनेंगे तो अगली बार सोचेंगे। तो बोले ठीक है एक काम करो तुम अगली बार चुनाव लड़ना विधायकी का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक हम नया सिस्टम लाएंगे जिसका नाम था डिराइव्ड सिस्टम, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आएगा डिराइव्ड सिस्टम, हालांकि अभी कॉमन नेम खत्म नहीं हुआ, कॉमन नेम केवल केवल किसका खत्म हुआ है एल्केन का, आगे चल के एल्कीन का है और एल्काइन का है, फिर आएगा डिराइव्ड सिस्टम। ठीक है।